नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 से संबंधित है। आज के टॉपिक में सबसे पहले आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सीय परीक्षा। चिकित्सीय परीक्षा के बारे में सेक्शन 11 बताता है कि जहाँ किसी कर्मचारी ने दुर्घटना की सूचना प्रेषित की है और वहाँ यदि नियोजक 3 दिन के भीतर अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष उसकी निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षा कराने का प्रस्ताव करता है तो कर्मचारी को कथित परीक्षा हेतु उपस्थित होना पड़ेगा। जो कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अर्धमासिक संदाय पाता है उसे भी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर परीक्षा के लिए समय समय पर उपस्थित होना पड़ेगा। परंतु इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत तथा निर्धारित अंतरालों से अधिक बार कर्मचारी को चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। यदि कोई कर्मचारी नियोजक द्वारा धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन या आयुक्त द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अपेक्षा किए जाने पर अपने आप को चिकित्सीय परीक्षा के लिए अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है या चिकित्सीय परीक्षा के कारण काम में बाधा उपस्थित करता है तो प्रतिकर प्राप्त करने का उसका अधिकार तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि ऐसी इनकारी या ऐसी बाधा जारी रहती है, बशर्ते कि इनकारी की स्थिति में वह इस प्रकार अपने को प्रस्तुत कर सकने के लिए किसी भी पर्याप्त कारण से रोका न गया हो। क्लॉज 3 बताता है कि यदि कोई कर्मचारी उस कालावधि की समाप्ति से पहले स्वेच्छापूर्वक अपने नियोजन के स्थान के सामीप्य को छोड़कर चला जाता है जबकि चिकित्सा परीक्षा के लिए उसका उपस्थित होना आवश्यक है तो प्रतिकर प्राप्त करने का उसका अधिकार तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि वह वापस लौटकर नहीं आ जाता और चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत नहीं करता। क्लॉज 4 के अनुसार जहां प्रतिकर प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी का अधिकार उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन लंबित कर दिया गया है और इसी बीच बिना चिकित्सीय परीक्षा के उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि आयुक्त उचित समझे तो वह मृत कर्मचारी के आश्रितों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है। क्लॉज 5 के अनुसार जहां धारा की उपधारा 2 और 3 के अधीन कर्मचारी का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार निलंबित हो जाता है वहां निलंबन की कालावधि के लिए कोई प्रतिकर संदेह नहीं होगा और यदि निलंबन की कालावधि धारा 4 की उपधारा 1 के खंड घ में उल्लिखित प्रतीक्षा की समाप्ति के पहले प्रारंभ होती है तो प्रतीक्षा अवधि उस समय तक बढ़ा दी जाएगी जब तक कि निलंबन की अवधि जारी रहती है। जहां नियोजक द्वारा किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं कर्मचारी की परिचर्चा के लिए निःशुल्क प्रस्तावित की गई है और क्षतिग्रस्त कर्मचारी ने परिचर्चा कराने से इनकार कर दिया है अथवा उसने परिचर्चा कराने के लिए चिकित्सा व्यवसायी के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है, वहां यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कर्मचारी की परिचर्चा किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा तत्पश्चात नियमित रूप से नहीं हुई है या ऐसी परिचर्चा होने पर भी कर्मचारी ने चिकित्सा व्यवसायी के आदेशों की अनुपालना जानबूझकर नहीं की है और यदि कर्मचारी द्वारा इनकार करना, अवहेलना करना या अनुपालना न करना उस मामले की परिस्थितियों में युक्त नहीं थी जिसके परिणाम स्वरूप क्षति और उसके कारण होने वाली निःशक्तता बढ़ गई थी तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि क्षति और उसके कारण उत्पन्न निःशक्तता उसी प्रकार की है और उसी अवधि की है जैसे कर्मचारी की नियमित रूप से परिचर्चा हुई हो और उसने चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिए गए अनुदेशों की अनुपालना की है और यदि कोई प्रतिकर देना है तो वह तदनुसार दिया जाएगा। सेक्शन 12 बात करता है संविदा के बारे में, कॉन्ट्रैक्टिंग।
अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मालिक और ठेकेदार द्वारा की गई संविदा संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं कि किस तरीके से मालिक और ठेकेदार किसी भी संविदा को कर सकते हैं। क्लॉज 1 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति जिसे इस धारा में मालिक कहा गया है अपने व्यवसाय या कारोबार के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ जिसे इसमें हमने बाद में ठेकेदार कहा है, मालिक के व्यवसाय या मालिक के व्यवसाय या कारोबार के सामान्य कार्य को या उसके किसी भाग को ठेकेदार द्वारा अथवा उसके अधीन पूरा कराने की संविदा करता है, वहाँ उस कार्यों में नियोजित कर्मचारी के संबंध में प्रतिकर देने के लिए वह उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे वह मालिक द्वारा नियुक्ति किया गया था। मालिक से प्रतिकर प्राप्त करने के संबंध में यदि दावा पेश किया जाएगा तो वहाँ ठेकेदार को भी इसी अधिनियम के अधीन नियोजक समझा जाएगा, किंतु प्रतिकर की धनराशि की गणना उस नियोजक के अधीन जिसके द्वारा उसे तुरंत नियुक्त किया गया है मिलने वाली कर्मचारी की मजदूरी के संदर्भ में ही की जाएगी। जो क्लॉज 2 है उसके अनुसार जहां मालिक प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है वहां उसे प्रतिकर की राशि को ठेकेदार अथवा उस व्यक्ति से जिसने कर्मचारी प्रतिकर की राशि वसूल कर सकता था प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां ठेकेदार स्वयं मालिक है और जो उपधारा 2 है सेक्शन 11 के अधीन अधिनियम प्रतिकर की राशि के लिए या किसी मालिक की क्षतिपूर्ति करने का दायी है, वहां उसे प्रतिकर की राशि की उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा जो ठेकेदार के रूप में उससे संबंधित है और जिसे कर्मचारी प्रतिकर वसूल कर सकता था। इस प्रकार ऐसी क्षतिपूर्ति के अधिकार और धनराशि विषयक जो भी प्रश्न या करार से संबंधित कुछ भी मैटर होगा वो कमिश्नर आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा। क्लॉज 3 बताता है कि जो क्लॉज 2 है उसका ये आशय नहीं लगाया जाएगा कि यह धारा किसी कर्मचारी को मालिक के बजाय ठेकेदार से प्रतिकर वसूल करने से रोकती है। क्लॉज 4 बात करता है किसी ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 12 लागू नहीं होगा जिसमें दुर्घटना मालिक के उस परिसर पर या परिसर में या परिसर के आसपास न होकर अन्य किसी स्थान पर हुई हो जिस पर वह काम करता है अथवा जो उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 30 रेमेडीज ऑफ एम्प्लॉयर अगेंस्ट स्ट्रेंजर, अपरिचितों के विरुद्ध नियोजक के उपचार। इस तरीके के उपचार सेक्शन 13 में दिए गए हैं। जहां किसी कर्मचारी ने किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर वसूल किया है जो ऐसी परिस्थितियों में हुई थी जिनमें उसके लिए नुकसानी के लिए संदाय करने का ऐसे व्यक्ति पर विधिक दायित्व अधिरोपित हुआ था जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसने उसे प्रतिकर दिया है, वहाँ जिस व्यक्ति द्वारा प्रतिकर दिया गया है और जिस किसी व्यक्ति से धारा 12 के अधीन क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा की गई है वह उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत है जो नुकसानी के लिए संदाय करने का दायी है। सेक्शन 14 इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर, नियोजक का दिवालिया होना। धारा 14 के क्लॉज 1 के अनुसार यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन किसी दायित्व के संबंध में बीमाकर्ताओं से संविदा करता है तो नियोजक के दिवालिया हो जाने की स्थिति में या लेनदारों के साथ समझौता करने या कोई योजना बनाने पर विचार करने पर या नियोजक यदि कंपनी है तो समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर नियोजक के उस दायित्व के संबंध में किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी को अंतरित और निहित हो जाएंगे और इस प्रकार का अंतरण होने पर बीमाकर्ताओं को वही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे और वे उन्हीं दायित्वों के अधीन होंगे मानो वो नियोजक हैं, किंतु बीमाकर्ताओं के दायित्व कर्मचारी के प्रति उन दायित्वों से अधिक नहीं होंगे जो नियोजक पर अधिरोपित किए गए हैं। क्लॉज 2 के अनुसार यदि कर्मचारी के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व नियोजक के दायित्व से कम है
तो शेष प्रतिकर राशि के लिए कर्मचारी अपना दावा समापन अर्थात दिवालियापन की कार्रवाई में अतिशेष को साबित कर सकेगा। क्लॉज 3 के अनुसार यदि कर्मचारी की दुर्घटना होने और उसके परिणाम स्वरूप हुई निःशक्तता की सूचना दिवालिया और समापन की कार्रवाई प्रारंभ होने की जानकारी पाने के बाद यथाशीघ्र बीमाकर्ता को नहीं देता है तो अधिनियम की धारा 14(3) के उपबंध लागू नहीं होंगे। और जो 14(3) है उसके अनुसार किसी मामले में नियोजक द्वारा बीमा संविदा की किसी शर्त की अनुपालना न करने के कारण प्रीमियर की जो संदेह की शर्त से भिन्न होना चाहिए ये है, बीमा संविदा शून्य या शून्यकरणीय हो जाती है, वह धारा 14 का जो क्लॉज 1 है के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे संविदा शून्य या शून्यकरणीय नहीं मानी जाती है और बीमाकर्ता समापन अथवा दिवालियापन की कार्यवाही में अपने द्वारा कर्मचारी को दी गई राशि सिद्ध कर सकता है। क्लॉज 4 के अनुसार प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम 1909 की धारा 49 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की धारा 61 या इंडियन कंपनीज अधिनियम 1913 की धारा 230 के अधीन जो ऋण दिवालिये की संपत्ति में से सर्वप्रथम वसूल किया जाता है, जिसमें प्रतिकर के लिए वह शोध्य राशि भी सम्मिलित होगी जिसका दायित्व दिवाला न्याय निर्णय के आदेश की तिथि या समापन प्रारंभ होने की तिथि से पहले उत्पन्न हो जाता है और उसके ऊपर इन 3 अधिनियमों के जो नियम हैं वो ही प्रभावी होंगे। क्लॉज 5 के अनुसार जहां प्रतिकर अर्धमासिक संदाय हाफ मंथली पेमेंट के रूप में देय है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसे एक मुश्त धनराशि में परिवर्तित कर दिया जाएगा और जैसे धारा 7 है, 7 के अधीन जो भी आवेदन प्रस्तुत करने पर उसको बदला भी जा सकता है। इस धनराशि के निर्धारण के संबंध में आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र अंतिम प्रमाण पत्र माना जाएगा। क्लॉज 6 के अनुसार जो क्लॉज 4 है के उपबंध ऐसी धनराशि के संबंध में प्रभावी होंगे जिसके संबंध में बीमाकर्ता को धारा 14 की उपधारा 3 के अधीन दावा सिद्ध करने का अधिकार है, किंतु अन्यथा रूप से ये उपबंध वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ दिवालिया ने या कंपनी ने जिसका समापन हो रहा है बीमाकर्ताओं के साथ धारा 14 क्लॉज 1 में उल्लेखित कोई संविदा उसको करनी थी। क्लॉज 7 के अनुसार जो सेक्शन है उसके उपबंध ऐसी स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां कंपनी का समापन उसके पुनर्गठन अथवा किसी दूसरी कंपनी के समायोजन के लिए स्वेच्छा से किया गया है। सेक्शन 14A प्रतिकर का नियोजक द्वारा अंतरिम आस्तियों पर प्रथम भार होना। कंपनसेशन टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन असेट्स ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर। इस धारा के अनुसार जहां कोई नियोजक प्रतिकर के एवज में शुद्ध राशि जमा करने से पहले अपनी संपत्ति अंतरित करता है और यदि प्रतिकर का दायित्व ऐसे अंतरण की तिथि से पहले उत्पन्न हो गया था, वहां उस समय प्रवर्ती किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी जो प्रतिकर की असंदत्त राशि मतलब जिसका कि भुगतान नहीं किया गया है, तो इस प्रकार अंतरित संपत्ति की स्थावर संपत्ति के भाग पर प्रथम भार मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 15, जिसमें पोत के मास्टर और नाविकों के संबंध में विशेष उपबंध किए हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।